दुल्हन, ये तुम आधी रात को कमरे से बाहर क्यों जाती हो? मेरी सास के इस सवाल पर मैं हैरान हो गई। अभी मेरी शादी को 4 ही दिन हुए थे कि सास ने अजीब बातें करना शुरू कर दी, वो भी मेरे शौहर के सामने। शौहर के सामने ऐसा सवाल करने पर मुझे बहुत अजीब लगा। वो भी तो जानती थीं कि पूरे घर में गुसल खाना एक ही था, जिसे इस्तेमाल के लिए मैं ही नहीं, घर के सारे अफराद को अपने कमरे से बाहर निकलना ही पड़ता। ये कैसा सवाल किया था मेरी सास ने, जबकि वो जवाब जानती थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कर गई। अब 4 दिन के शौहर के सामने क्या कहती उनको? शौहर ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी माँ मेरी जन्नत। मैं बस खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया, सर झुका लिया। माँ ने सिखाया था कि अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखना, किसी से बिला वजह बात न करना। गांव की औरतें बहुत तेज होती हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। इसीलिए मैं बहुत मोहतात थी। ऊपर से शौहर भी तेज थे, सुना था। मगर कल गुस्सा देख भी लिया जो अपने छोटे भाई पर किया इन्होंने। मैं तो डर गई। मैं उम्र में मुराद से 10 साल छोटी थी। मुराद की उम्र 30 साल और मेरी 20 साल। लेकिन मेरी सास की ये पहली और आखिरी बात नहीं थी। इन बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला। एक दिन मैं छत पर हवा खाने गई। मौसम तो सर्दी का था, मगर मुझे न जाने क्यों घुटन होने लगी। रात के खाने के बाद मैं छत पर चली आई। सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ ली, कुछ देर चहलकदमी की। फिर सर्दी से मेरे दांत बजने लगे तो मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। मुराद खाना खाने के बाद थोड़ी देर ऊपर जाते थे। वहां उनके दोस्त थे। कुछ देर बैठते, चाय शाय पीते, बातें करते अपने दोस्तों के साथ, और फिर वापस आ जाते। तकरीबन 2 घंटे बाद मुराद आए तो सास भी फौरन उनके पीछे आ गई। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि सास तो जल्दी सो जाती हैं, फिर आज इतनी देर तक क्यों जाग रही हैं। मगर जैसे ही सास ने बात शुरू की, उनके जागने का मतलब समझ गई। मुराद बेटा, इतनी रात को बाहर न रहा कर, तेरी दुल्हन अकेली होती है, कुछ तो ख्याल कर। सास ने कहा तो मैं समझी कि उन्हें मेरी फिक्र है, मगर अगले ही पल मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया जब मेरी सास ने मेरे छत पर जाने को अलग रंग देते हुए मुराद के सामने दोहराया, दुल्हन, जब शौहर घर पर हो तो बीवी छत पर नहीं जाती। ये गांव है, यहाँ लोग दुल्हन के इस तरह रात देर से छत पर जाने को गलत समझते हैं। मुझसे पड़ोस वाली शकूरन ने थोड़ी देर पहले पूछा कि तुम्हारी बहू इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही थी। सास ने मायने खेज अंदाज में कहा तो मैंने परेशान होकर मुराद की तरफ देखा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सादिया, ये तुम्हारा शहर नहीं, गांव है, यहाँ एहतियात से रहो। गांव की लड़कियां और औरतें इतनी रात को छत पर नहीं जाती। मुराद ने सख्ती से कहा तो मेरी तो जैसे रूह ही लरस गई। हर बीवी की तरह मैं भी मुराद के गुस्से से डरने लगी। मुझे सास पर एक बार फिर से गुस्सा आ गया। चाची, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो हवा खाने गई थी। इस बार मैंने हिम्मत करके कहा, लो सुन लो बात, ये क्या बहाना बनाया है तुमने छत पर जाने का? गर्मी का मौसम हो तो ये बहाना तुम्हारा चल भी जाता, लेकिन इतनी सर्दी में हवा खाने कौन जाता है भला? पता नहीं सच क्या है। सास कहते हुए उठी और कमरे से चली गई। मैंने महसूस किया कि सास की बात पर मुराद का मूड सख्त ऑफ हो गया है। वो बोले कुछ नहीं, लेकिन बात किए बगैर सो गए तो मैं परेशान हो गई। इस तरह आराम आराम से सास मुझे अजियत देने लगी। वो अचानक ऐसी बात कर देती, वो भी मुराद के सामने, तो कुछ बोल नहीं पाती। मेरा सबसे बड़ा कि मैं शहर से आई थी, इसीलिए सबके जहनों में शहर में रहने वाली लड़की का अलग ही खाका बना हुआ था। वो मुझे न जाने क्या समझ रहे थे। वो शायद मुझे आज़ाद ख्याल समझ रहे थे, जो जब चाहे जहाँ चाहे चली जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं रोजाना रात को मुराद को दूध का गिलास दिया करूं गर्म करके, इससे नींद अच्छी आती है। सास ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुराद ने कहा कि रात को गर्म दूध पीने से उनको बदहजमी हो जाती है। जब मैंने सास को बताया कि मुराद ने दूध पीने से मना कर दिया है तो सास ने कहा कि तुम उसे जबरदस्ती दिया करो, तुम्हारे प्यार से कहने से मान जाएगा। मैंने प्यार से कहा तो इन्होंने पी लिया, लेकिन आधा गिलास, फिर रोजाना ही पीने लगे। एक रात सास हमारे कमरे में आई, मुराद भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सास बोली, मुराद, पता नहीं शकूरन की बहू ने क्या किया अपने मियाँ के साथ।
सास ने तजस्सुस फैलाते हुए कहा तो मुराद समेत मैं भी सुनने के लिए बेचैन हुई कि आखिर शकूरन की बहू ने क्या किया। शकूरन बता रही थी कि उनकी बहू रोजाना रात को अपने मियाँ को जबरदस्ती दूध का गर्म गिलास पिलाती। मियाँ ने समझा बीवी की मोहब्बत है। फिर कल रात शकूरन ने देखा तो उसकी बहू दूध के गिलास में कुछ मिला रही है। फिर पता चला कि वो रोजाना दूध के गिलास में अपने शौहर को नींद वाली गोलियां डालकर देती थी। शौहर को गहरी नींद सुलाकर न जाने क्या क्या करती रहती है वो लड़की। मेरी सास ने कहा तो मुराद ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर उस गिलास की तरफ जो थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें दिया था। सास तो कहकर चली गई, मगर मेरे शौहर के जहन में अजीब सा वसवसा डाल गई। उसके बाद ना मैंने दूध का गिलास दिया मुराद को, न इन्होंने पूछा इसके मुतालिक। लेकिन मुराद जरूर सोचता होगा कि शकूरन की बहू की बात के बाद मैंने उन्हें दूध का गिलास देना क्यों बंद कर दिया। अब देती भी तब भी अजीब लगता और ना देती तब भी। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने सास की बात क्यों मानी। अब मुझे अपनी सास मशकूक लगने लगी। वो या तो बहुत सादा थी या बहुत चालाक। सादा इसलिए कि मुझे लगता उन्हें मालूम नहीं था कि कब और कहाँ क्या बात करनी है, और चालाक इसलिए कि वो जानबूझकर ऐसी बातें करती मुराद के सामने। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो चालाक है या मासूम, क्योंकि मेरे सामने इतनी अच्छी और मेरी हमदर्द बनती थी कि मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मगर मुझे समझ नहीं आती थी कि मुराद के सामने आखिर उन्हें क्या हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सास ने मेरे ज़िम्मे कुछ काम सौंप दिए। उनमें से आटा गूंदना सहरे फहरिस्त था। रोटियां मेरी जेठानी पकाती और सालन मेरी सास बनाती। अब छोटे मोटे काम मेरे ज़िम्मे लगाए गए, लेकिन कोई मुझे बड़ा काम नहीं दिया। मैंने आटा गूंदने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अजीब बात हो गई, मैं जब भी आटा गूंदती आटे का रंग सुर्ख हो जाता। मैं परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी सास पहले से आटा गूंदने के लिए पानी रखती थी। एक दिन मेरी सास ने देखा तो पूछा कि ये सुर्ख क्यों है। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। मुराद भी बैठे हुए थे, वो भी देखते मगर बोलते कुछ नहीं। दुल्हन, तुम आटे में कुछ मिला तो नहीं रही हो? मेरी सास के सवाल पर मैं हैरान हो गई। पहले तो मुझे समझ में न आया कि सास क्या कहना चाहती है। फिर मुझे दूध वाली बात याद आई जो मेरी सास ने मुराद के सामने कही थी। मुझे ये भी सास की कुछ चाल लग रही थी। अब मेरी जेठानी से कहा कि तुम आटा गूंदो। मेरी जेठानी ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि एक ही तो काम है, इसको भी वो ढंग से नहीं कर सकती। जेठानी की ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने सास से कहा कि सालन बनाने की जिम्मेदारी मुझे दे दे और आटा आप गूंद दें, क्योंकि मेरा गूंदा हुआ आटा तो सुर्ख हो जाता है। मैंने ऐसा जानबूझकर कहा क्योंकि मुझे सास पर शक था कि वो आटे में कुछ मिलाती है, इसीलिए आटा सुर्ख हो जाता है। मैंने कहकर आटे से भरा हुआ बर्तन सास के आगे सरकाया और खुद सालन की देचकी उठा ली। मैंने देखा कि सास का रंग पीला पड़ गया है। आटे से भरे बर्तन को देखकर मैंने उनके सामने वही पानी से भरी केतली रखी जो मेरी सास ने भरी थी। इतने में मुराद भी आ गए। सास का चेहरा देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। चाची जल्दी करें, आटा गूंदें, मुझे रोटियां पकानी हैं। मेरी जेठानी ने कहा तो मैंने देखा कि सास का रंग मजीद पीला पड़ गया। जैसे ही मेरी सास ने आटा गूंदना शुरू किया तो आटा सुर्ख हो गया। फिर मुझे तसल्ली हुई कि चलो सास का गूंदा आटा भी तो सुर्ख हुआ। मुराद ने भी देखा। अरे चाची, आपका गूंदा हुआ आटा भी सुर्ख हो गया। मैंने मुराद के सामने आवाज़ें बुलंद कहा तो सास को गुस्सा आ गया। जरूर तुमने पानी में कुछ मिलाया होगा, वो बोली। लेकिन चाची, पानी तो आप भर के देती थी ना। मैंने भी आज बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कहा तो सास हैरान हो गई। उन्हें लगता था कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है, मैं डरती हूँ, मुराद के सामने कुछ बोल नहीं सकती। फिर मैंने गौर किया तो मुझे शक हुआ कि जो पानी सास मुझे भर कर देती थी उसमें जरूर उस पानी में कुछ सुर्ख रंग मिला देती, जिसकी वजह से आटा सुर्ख हो जाता। ये पानी भी सास भर कर देती थी मुझे। कहती थी कि तुम वजन न उठाओ, क्या पता तुम उम्मीद से हो। कहते हैं कि गूंगा जब बोलता है तो कफन फाड़ कर बोलता है। मैं भी आज ऐसे ही बोलने लगी थी। मुराद, आपको पता नहीं, माँ को आपसे बहुत मोहब्बत है, इसीलिए इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं रोजाना रात को आपको दूध का गर्म गिलास दूं। मेरी बात सुनकर मुराद ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर वहां से चले गए। मुराद बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ गई कि वो सारा मामला जान गए हैं और उनके दिल में मेरे लिए जो शक था वो खत्म हो गया है। मुंह खोलना मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होगा।
उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया था कि सास ने ऐसी बातें करना बंद कर दी थी और वो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने सास की खामोशी को अपनी फतेह समझ लिया। सारा दिन खुश रहने लगी, मगर मैं हमेशा की सादा लड़की ये नहीं समझ पाई कि ये खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा थी। सास पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। मैंने सोचा कि शायद सास अब मुझसे डरने लगी है या फिर वाकई मेरी हमदर्दी है। अब मेरी सास ने मेरे कमरे में तब ही आती जब मुराद न होता। जैसे ही मुराद आता वो फौरन वहां से चली जाती। मैं सब भूल गई थी और सास की तरफ से अपना दिल नरम कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शौहर पर 8 लाख का कर्जा है। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझे ये बात बताई तो हैरान हो गई कि मुराद ने कभी जिक्र नहीं किया इसका। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जेठानी कुछ जानती है लेकिन मुझसे कह नहीं पा रही। मेरी जेठानी फायका मेरी सास से बहुत डरती थी, इसलिए वो हर वक्त खामोश रहती। फायका ने कहा कि कर्जे वाली बात मैं किसी से ना करूं, ना मुराद से ना अपनी सास से। मुझे अपनी जेठानी फायका की ये बात बहुत अजीब लगी थी। मुझे न जाने क्यों उसकी नीयत पर शक हुआ था। फिर फायका समेत सास मुराद के बारे में अजीब सी बातें करने लगी। मुझसे अपने शौहर की बुराइयां कहाँ बर्दाश्त होती थीं। मैंने उसे डांट दिया। मैंने सोचा कि मेरी जेठानी बहुत चालाक औरत है, वो मुझे मेरी सास और शौहर से बदगुमान करना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी बातों पर कान धरना छोड़ दिए, बल्कि बातचीत करना भी बंद कर दी। बस जरूरत के अलावा कोई बात नहीं करती थी। वो भी समझ गई कि मैं उससे बेजार हूँ। फिर वक्त गुजरता गया। सास मेरे कमरे में आती और हम देर तक बातें करते। अब मुझे उनसे कोई मसला नहीं था। फिर एक रात मेरी सास ने मुझसे कहा कि घर के पीछे जो दीवार है वहां पर उनका झुमका गिर गया है, जो मिल नहीं रहा। मुझे ढूंढने को कहा। मैं हमेशा की सादा रात के वक्त घर के पीछे अंधेरा था, इसलिए मैंने छोटा सा टार्च उठाया था। मुराद हस्बे मामूल रात का खाना खाने के बाद डेरे पर गए अपने दोस्तों के साथ। 10:30 बजे का वक्त था। मैं सास का झुमका ढूंढने लगी थी। अकेली नहीं थी, सास मेरे साथ खड़ी थी। दुल्हन, मैं जरा गुसल खाने से होकर आती हूँ, 2 मिनट में, सास कहकर वहां से गायब हो गई। मैंने सोचा वो 2 मिनट में आ जाएंगी, मैं तब तक सही से जगह की तलाशी ले लूंगी। लेकिन सास तो नहीं आई। दीवार फलांग कर उसी वक्त कोई और आ गया। कौन है? मैंने परेशानी से पूछा और टॉर्च उस शख्स के चेहरे पर लगाकर देखने लगी। उसी वक्त मेरी सास मुराद को ले आई। देख मुराद, अपनी बीवी की हरकतें। रात के इस पहर जब सारा घर सो रहा है, तेरी बीवी क्या कर रही है इस आदमी के साथ, वो भी अकेले अंधेरे में? मेरी सास की आवाज मेरी समातों से टकराई तो मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई। वो शख्स जुनेद था, जो कि करीम चचा का बेटा था और मुराद का कजिन था। वो भी हैरान हुआ। तुम राबेल, तुम ऐसी निकलो कि मुझे अंदाजा नहीं था। वो गुस्से से मेरी बजाय जुनेद के पास बढ़ा और उससे मारना शुरू किया। मुझे तो हलीमा चाची ने बुलाया था, कहा कि दीवार फलांग कर आओ, काम है। जुनेद मार खाता बोलता जा रहा था। मुझे बुलाया? मैं तुझे क्यों बुलाऊंगी भला? सास मुकर गई। चाची, मुझे भी आप ही ने यहाँ बुलाया था, आपका झुमका ढूंढने के लिए। मैंने कहा, मेरे पास तो कोई झुमका है ही नहीं, मैं क्यों आधी रात को तुम्हें झुमका ढूंढने के लिए भेजूंगी? सास ने कहा तो मैं समझ गई कि ये उनकी चाल थी। फिर तो जैसे कयामत बर्पा हो गई। मेरी सास और मेरे शौहर ने सबको बुलाया। जुनेद के वालिद करीम को, उसके सब घर वालों को इकट्ठा किया। चाचा, तेरा बेटा और मेरी बीवी मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। मुराद गुस्से में आपे से बाहर हो गया। चचा करीम दाद अपने बेटे जुनेद की हमायत में बोलते जा रहे थे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जुनेद की मां सरमीन बोली। फिर मुराद ने मुझे अपने कमरे में कैद कर दिया, जिसमें कोई सामान नहीं था, और सुबह पंचायत बुलाने का फैसला किया। सुबह पंचायत बुलाई गई और हमें कसूरवार ठहराया गया। मैं चीखती रही, अपने किरदार की सफाइयां भी देती रही, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी अपने घर वालों को देख रही थी और बोलती जा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी सास ने मुझे वहां भेजा था। यही बात जुनेद भी चीख चीख कर बोल रहा था। चाची हलीमा ने मुझे कहा, मेरे घर के पीछे आओ, दीवार से मेरी भैंसें नहीं मिल रही, अगर आकर ढूंढ दो तो मैं भैंसें ढूंढने आया था। चाची हलीमा के कहने पर। मुझे क्या पता था ये मुझे फंसा रही हैं। जुनेद बोल रहा था, मगर मुराद ने एक न सुनी। उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन मेरे जेठ ने रोक लिया। सुबह पंचायत बुलाई गई और हमारा फैसला होने लगा। मैं बेयारो मददगार बैठी थी उस खाली कमरे में कि मेरी जेठानी चली आई
और मुझसे कहने लगी میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ مراد پر 8 لاکھ کا قرضہ ہے، اسی لیے یہ دونوں ماں بیٹے کی چال تھی تمہیں پھنسانے کے لیے۔ دونوں ماں بیٹا ملے ہوئے ہیں، اب پنچایت میں مراد چچا کریم داد سے 8 لاکھ کا مطالبہ کرے گا جنید کی جان کے بدلے میں اور اپنا قرض اتروا دے گا، پھر تمہیں یا تو مار دیں گے یا نکال دیں گے۔ میں نے کتنی بار تمہیں ماں بیٹے کی اصلیت بتانا چاہی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور الٹا مجھی سے بات چیت بند کر دی۔ اب دیکھ لو نتیجہ، ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہا، مگر شکر ہے خدا کا کہ میرے شوہر ایسے نہیں تھے، پر مراد اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ فائقہ نے کہا تو اس کی بات سن کر میں اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا کہ آج بھی میری سادگی نے مجھے رسوا کروا دیا۔ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں تھی۔ فائقہ سچی تھی، میں نے اسے غلط سمجھا، اور جو جھوٹے تھے میں نے انہیں اپنا ہمدرد مانا۔ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے میرے میکے بھجوا دو کسی طرح، یا میرے والدین کو اطلاع کر دو۔ میں نے فائقہ کی منت کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تو تمہارا شوہر اور ساس میرا حشر کر دے گی، پھر میرا شوہر بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ فائقہ نے کہا، میری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں تو بے موت ماری جاؤں گی، مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ میرے والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر والوں کو کسی طرح پیغام بھجواتی ہوں، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ فائقہ نے کہا تو میری جان میں جان آئی۔ فائقہ کی بات سچ ثابت ہوئی، جیسے اس نے کہا تھا ویسا ہی کیا مراد نے۔ اس نے پنچایت میں شرط رکھی کہ اگر چچا کریم داد اسے 10 لاکھ دے دے تو وہ جنید کو چھوڑ دے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں تو اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ فائقہ نے میری مدد کی اور میرے والد کو اطلاع کر دی۔ میرے والد اور میرے بھائی فوراً گاؤں آ گئے۔ مجھے بچانے قید میں دیکھ کر انہوں نے مراد پر غصہ کیا۔ میری پھولوں جیسی بیٹی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ میرے والد نے مراد سے کہا، آپ کی بیٹی نے میری عزت کا جو تماشا بنایا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مراد غصے سے پاگل تھا۔ میں نے اپنے والد اور بھائی کو ساری بات بتا دی اور ان کی چال سے آگاہ کر دیا۔ میرے بھائی نے فوراً پولیس کو فون کیا اور میڈیا والوں کو بھی فون کیا۔ پولیس اور میڈیا کا نام سن کر میری ساس ڈر گئی اور مراد تو بھاگنے لگا کہ میرے بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میرے والد اور بھائی نے سارے گاؤں کے سامنے ان کی سازش کو بے نقاب کیا۔ پولیس مراد اور میری ساس کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کا لگایا ہوا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ گاؤں کی اکثریت نے جنید کے حق میں گواہی دی کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں میکے میں رہنے لگی۔ میری سادگی نے مجھے کتنا برباد کیا تھا، اب سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد مراد رہا ہو گیا اور میں تو امید سے تھی، اس لیے بن چکی تھی۔ جیل سے رہا ہو کر مراد نے مجھ سے معافی مانگی اور ساتھ چلنے کو کہا، مگر میرے پاس ان دونوں ماں بیٹے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ میں نے بیٹی مراد کے حوالے کی کہ اسے پالو، تمہارا خون ہے، مگر میں نہیں آؤں گی۔ پھر میں نے مراد سے طلاق لے لی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ مجھے صبر کا پھل ملا اور میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ میرا دوسرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ جنید تھا۔ اس نے مجھے اپنا لیا، یہ سوچ کر کہ میں نے اتنا دکھ دیکھا ہے اور ہم دونوں ہی سازش کا شکار ہوئے۔ میں آج اسی گاؤں میں رہتی ہوں۔ مراد اور میری سابقہ ساس مجھے اور جنید کو جب ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت جلتے ہیں۔ ان دونوں نے ہم دونوں کو پیسے کی لالچ میں رسوا کرنا چاہا، مگر خود بدنام ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو لوگ سادہ ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے اور برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب جب تک مراد اور اس کی ماں زندہ رہیں گے انہیں بدنامی کا سامنا ہوگا۔ ساری عمر رسوائی میں رہنے سے بڑا